इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, आज के वीडियो में दो महत्वपूर्ण सवालों पे चर्चा करेंगे। जो लोग चेक बाउंस के मामलों में फंसे हुए हैं उनमें आरोपी है, और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन आरोपियों को लगभग ये पता है कि भाई हमने दोष किया था, हमने गुनाह किया था और हमें इस मामले में सजा होगी ही होगी, लगभग ये निश्चित है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लगता है कि आप चेक बाउंस केस में आरोपी हैं और आप केस हारेंगे, ऐसा आपके वकील साहब आपको बता रहे हैं, या आपको खुद पता चल पा रहा है कि भाई आपके पास बचाव में अब कुछ नहीं है और केस भी अंतिम अपने उस पे है, पड़ाव पे है और आप केस हारने वाले हैं, और या आप ऐसे आरोपी हैं जिसके खिलाफ एक से अधिक चेक बाउंस के केस चल रहे हैं, 2 केस चल रहे हैं, 3 केस चल रहे हैं, 4 केस चल रहे हैं, अलग अलग कोर्ट में चल रहे हैं या सेम कोर्ट में चल रहे हैं, और आपको लगता है कि मेरे खिलाफ ये जो 3 या 4 या 5 केस चल रहे हैं, मेरे को इन सभी में सजा होने का खतरा है। और तीसरी आपकी स्थिति ये है कि आप ये भी कह रहे हैं कि भाई मैं केस लड़के जो भी बचाव करना संभव था वो तो मैंने कर ही लिया, अब नहीं हो रहा है, पूरे आसार यही है कि मैं सब में हारूंगा और सब में मेरे को सजा मिलेगी चेक बाउंस के कानून के अंतर्गत सेक्शन 138 के अनुसार। परंतु एक समस्या ये भी है कि जज उसमें जो मेरे ऊपर फाइन लगाएगा डबल ऑफ द चेक अमाउंट, या जितना भी लगाएगा डबल ऑफ द चेक अमाउंट तो मैक्सिमम है, तो जितना भी चेक अमाउंट है उतनी भी राशि अगर मेरे ऊपर लगाई जाएगी कि भाई आप ये पैसे दें, तो ना तो मेरे पास वो पैसे हैं देने के लिए, ना मेरे पास कोई ऐसी मूवेबल या इमूवेबल चल या अचल संपत्ति है, ना कोई गाड़ी है, ना कोई बैंक बैलेंस है, ना कोई एफडी है, ना कोई नौकरी है, ना कोई जमीन है, ना कोई जायदाद है, ना कोई सोना है, ना कोई जेवर है। मेरे पास कुछ नहीं है भाई, मैं कंगाल हो चुका हूँ। मेरे पास बस खाने के लिए रोटी है जो घर वाले देते हैं, और मैं जेल जाने के लिए भी अब मेंटली तैयार हूँ। तो मुझे समझना ये है कि अगर मैं कंगाल हूँ, दिवालिया हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं लुट चुका हूँ, बर्बाद हो चुका हूँ, तो मेरे को अगर ये 3, 4, 5 केसों में मेरे ऊपर सजाएं हो जाएंगी तो मुझे मैक्सिमम कितने साल जेल में रहना पड़ेगा, पहला सवाल। और क्या उतने साल जेल में रहने के बाद जो मुझे पैसे देने बनते हैं उस आदेश के अंतर्गत क्या मैं उनसे छूट जाऊंगा, क्या फिर वो मुझे वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे? तो इन दो मुख्य सवालों के बारे में कानून क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर। चलिए दोस्तों, पहले सवाल का जवाब देता हूं। सेक्शन 138 138 जो एनआई एक्ट की है, वो ये पावर देती है कोर्ट को कि भाई अगर आरोपी को उसने दोषी सिद्ध कर दिया कि हाँ भाई तुम दोषी हो, तो वो उसे अप टू 2 इयर्स मैक्सिमम 2 साल तक की सजा दे सकती है। अब आपके ऊपर अगर 3 केस चल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि तीनों कोर्ट आपको 2-2 साल की ही सजा देगी, वो अधिकतम सजा है। हो सकता है कोई कोर्ट आपको 1 साल की सजा दे, कोई दूसरा जज आपको 6 महीने की सजा दे, कोई तीसरा जज आपको सजा दे ही ना, परंतु चेक अमाउंट का डबल पेमेंट देने के लिए बोले। तो अगर आप ये पूछ रहे हो, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके ऊपर 3 केस चल रहे हैं अलग अलग कोर्ट में, तो अधिकतम सजा क्या हो सकती है? तो अधिकतम सजा तो भाई इस कानून के हिसाब से आपको 6 साल हो सकती है। पहले केस में अधिकतम सजा 2 साल, दूसरे केस में अधिकतम सजा 2 साल और तीसरे केस में अधिकतम सजा 2 साल, तो आपको 6 साल जेल में रहना पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई 6 साल आप जेल में रह लेंगे, लेकिन जो उसमें जज साहब ने ऑर्डर किया है कि आप चेक अमाउंट दें, या चेक अमाउंट को बढ़ा के कुछ भी लिखा है कि इतना नहीं, अब आप इतना रुपया दीजिए, दुगने तक का ऑर्डर कोर्ट पास कर सकती है आपके अगेंस्ट, तो वो आपने नहीं दिया तो क्या होगा? अब वो आपने नहीं दिया तो होगा ये कि आईपीसी की धारा है, इंडियन पीनल कोड की, जो कानून अब रिपील हो चुका है नए कानून से, परंतु मैं आईपीसी की धारा ही बता रहा हूं, 64 और 65, और जो नया कानून है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, उसकी धारा है सेक्शन 8 ब्रैकेट में 2 और ब्रैकेट में 3, यानी 8 सबसेक्शन 2 एंड 3। ये रिलेवेंट धाराएं हैं। ये धाराएं क्या कहती हैं? ये धाराएं ये कहती हैं कि अगर कोर्ट ने आपको कोई फाइन भरने के लिए बोला
और वो फाइन आपने नहीं भरा या आपके पास पैसे नहीं है, मतलब आपने उस आदेश का पालन नहीं करा, तो कोर्ट को ये पावर है कि जिस कानून के तहत आपको सजा सुनाई गई थी, जैसे आपको 138 के तहत सजा सुनाई गई, तो उसमें जो मैक्सिमम सजा का प्रावधान है जो कि 2 साल है, तो उसके अधिकतम चौथाई हिस्से तक सजा को डिफॉल्ट रूप से बढ़ाया जा सकता है। यानी 2 साल का मतलब हो गया 24 महीने, उसका चौथाई कर दो तो हो गया 6 महीने। सरल भाषा में मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि अगर आपने वो फाइन के पैसे नहीं भरे तो जो 2 साल की सजा आपको जज ने सुनाई है, अधिकतम मान लेते हैं कि 2 साल की ही सुनाई है, भले ही वो कम भी सुना सकता है, तो वो 2 साल की अधिकतम सजा का चौथाई हिस्सा यानी 6 महीने तक की पावर जज की ओर बढ़ गई कि अगर आपने वो फाइन या पेमेंट नहीं किया जो जज साहब ने उस ऑर्डर में लिखा है, उस फाइन की पेमेंट नहीं की, तो आपकी सजा को वो कोर्ट 6 महीने तक और बढ़ा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि चलो भाई हम बढ़ी हुई सजा भी 6 महीने काट लेंगे, तो क्या वो जो चेक अमाउंट का दुगना जज साहब ने कह रखा है या जितना भी अमाउंट कह रखा है वो फाइन नहीं भरना पड़ेगा, सजा काटने से काम चल जाएगा? ये देखो दोस्तों, बारीक क्वेश्चंस ऑफ लॉ हैं, तो इनको थोड़ा गहराई से समझना पड़ता है। अब इसमें क्या है कि कानून की भाषा में फाइन एक अलग शब्द है और कंपनसेशन एक अलग शब्द है। सेक्शन 138 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे फाइन वर्ड का यूज किया गया है। फाइन मतलब जुर्माना होता है, कंपनसेशन वर्ड वहां यूज नहीं किया हुआ है। तो जज वहां पे चेक अमाउंट का जो दुगना देने की बात कर रहा है, कोर्ट जो बात कर रही है वहां पे, क्योंकि वो एक क्रिमिनल ट्रायल है, वो फाइन लगा रही है आपके ऊपर, वो सिविल कोर्ट नहीं है। चेक बाउंस का मुकदमा जिस कोर्ट में चल रहा है वो कोई दीवानी अदालत नहीं है। दीवानी अदालत का काम होता है पैसे की रिकवरी कराना। जो क्रिमिनल अदालत है उसका काम पैसे की रिकवरी कराना तो एक सेकेंडरी काम है। उसका काम तो यह है कि भाई ये आरोपी है, इसने क्रिमिनल ऑफेंस किया है, अपराध किया है, और अपराध के लिए तो भाई सजा ही सुनाई जाती है और फाइन लगाया जाता है। अगर मान लो मैंने सड़क पे कोई ट्रैफिक का उल्लंघन कर दिया, शराब पी के गाड़ी चला दी, किसी को ठोक दिया, तो मैंने अपराध किया तो मेरे ऊपर फाइन लगेगा। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो भी फाइन मेरे ऊपर बनता होगा जो अपराध मैंने किया, और मुझे सजा भी हो सकती है। तो क्रिमिनल कोर्ट में सेक्शन 138 के तहत जो मुकदमा चल रहा है एनआई एक्ट के, वो फाइन का प्रोविजन है। अब कानून ये है कि अगर फाइन के बदले जज साहब ने एक्स्ट्रा सजा आपको सुना दी, तो फिर आपसे जो वो पैसा है, क्योंकि उस पैसे के बदले ही वो एक्स्ट्रा सजा आप काट रहे हो, फिर वो पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना बात को? क्योंकि जज साहब ने वो सजा जो डिफॉल्ट सजा बढ़ा के सुनाई, वो सुनाई ही इसीलिए, वो ओरिजिनल सजा के अलग सुनाई, क्योंकि आपने जो फाइन जज ने लगाया, जो सेक्शन 138 के तहत पावर थी कोर्ट को, और वो उस पावर के तहत जो फैसला सुनाया कि आपको इतना फाइन अमाउंट भरना है, फाइन की राशि, वो आपने पे नहीं की, उसी के लिए आपकी सजा बढ़ाई गई। तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि वो सजा आप काट ले फिर आपसे वो फाइन दोबारा फिर वसूला जाए। ये हुई पहली बात। परंतु चैप्टर यहाँ खत्म होता नहीं है। अब ऑनरेबल कोर्ट को यह भी पावर है कि फाइन के अलावा और आपको सजा सुनाने के अलावा वो कंप्लेनेंट के पक्ष में, शिकायतकर्ता के पक्ष में कंपनसेशन भी दे सकती है। क्योंकि उस कंप्लेनेंट का कहना है कि जनाब देखो, फाइन तो आप इसलिए लगा रहे हो, इसने अपराध करा है, सजा आप इसलिए दे रहे हो इसे क्योंकि इसने अपराध किया है, परंतु मेरे को जो नुकसान हुआ, मुझे जो इंजरी हुई, मुझे जो लॉस हुआ, मुझे इतना सारा पीड़ा उठानी पड़ी, हरासमेंट उठाना पड़ा, तो मेरा क्या हुआ, मेरे को कंपनसेट कौन करेगा, मुझे भी तो कुछ कंपनसेशन दो। तो ऑनरेबल कोर्ट को पावर है कि सजा के अलावा और फाइन के अलावा वो सेक्शन 357 357 ब्रैकेट में 3, ये सीआरपी की सेक्शन बता रहा हूं, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की सेक्शन है 395, इसमें यह प्रावधान है कि कोर्ट कंपनसेशन भी ग्रांट कर सकती है। और अगर कोर्ट ने कंपनसेशन के तौर पे वो अमाउंट ग्रांट किया बजाय फाइन के तौर पे, तो फिर उस कंपनसेशन की रिकवरी बाद में भी की जा सकती है, जैसे कि किसी दीवानी अदालत में की जाती है, एग्जीक्यूशन पिटीशन डाल के
उसके मतलब मैं ज्यादा कानूनी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, परंतु आप सरल भाषा में समझिए कि कंपनसेशन अगर ऑनरेबल कोर्ट ने दिया तो भले ही आप सजा काट आओ, कंपनसेशन की जो राशि है उसके लिए शिकायतकर्ता बाद में भी कोर्ट में जा सकता है, आपकी शिकायत पूरी होने के बाद भी जो लिमिटेशन पीरियड है उसके अंतर्गत, और कोर्ट में पिटीशन डाल सकता है कि भाई ये कंपनसेशन मुझे आज तक मिला नहीं, मुझे दिलवाया जाए। और फिर उस समय भी आपके पास जो भविष्य में संपत्तियां उस समय होंगी वो अटैच हो सकती हैं, कोर्ट उनको जब्त कर सकता है, प्रॉपर्टियों को उनको नीलाम कर सकता है और उसकी जो कंपनसेशन की राशि है वो कंप्लेनेंट को दिलवा सकता है। दोस्तों, जब आप कोर्ट को कहते हो कि जनाब मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं है, कोई संपत्ति ही नहीं है, तो मैं पैसे दूं कहां से, फाइन है तो कहां से दूं, कंपनसेशन है तो कहां से दूं, तो आपके इतना कहने से काम नहीं चलेगा। कोर्ट आपको डायरेक्शन दे सकती है कि आप एक डिटेल एफिडेविट फाइल करें शपथ पे, ऑन ओथ, कि भाई मेरे पास क्या क्या संपत्तियां हैं, क्या मेरे बैंक अकाउंट हैं, क्या मेरी सैलरी है, क्या मेरा बिजनेस है। आप एक एफिडेविट दें, क्या प्रॉपर्टीज हैं आपके पास या नहीं है तो उसका एफिडेविट दें। तो जब आप कोर्ट में एफिडेविट देंगे ऑन ओथ, तो कोर्ट सामने वाले पक्ष को भी वो एफिडेविट की कॉपी सप्लाई होगी, तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का एक मौका दे सकती है, क्योंकि आपने शपथ पे एक बात कही है। उस क्रॉस एग्जामिनेशन में सामने वाला वकील शिकायतकर्ता का आपसे तरह तरह के सवाल पूछ सकता है, जिससे कि अगर आपने उसमें कोई झूठ लिख रखा है या अपनी कोई संपत्ति छिपा रखी है या जानबूझ के इस केस के चलने के दौरान आपने अपनी प्रॉपर्टी को उठा के अपनी मम्मी, बेटे, भाई या किसी फलाने को गिफ्ट कर दिया है या बेच दिया है ताकि इसके पैसे ना देने पड़े, तो इस तरह की सारी चीजें उसमें निकल आएंगी। इसके अलावा भी जो शिकायत करता है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं कि आपके नाम पे क्या संपत्तियां हैं। आधार और पैन से जानकारी कोर्ट के माध्यम से निकलवा सकते हैं कि कौन कौन से बैंक अकाउंट आपके चल रहे हैं, क्या एफडी आपके नाम पे है, क्या सेविंग्स आपने कर रखी हैं। तो अगर आपने एफिडेविट कोर्ट में दे दिया और वो झूठा पाया गया तो आपके ऊपर फिर कोर्ट में झूठ बोलने का मुकदमा और झूठा एविडेंस देने का मुकदमा और दर्ज हो जाएगा, उसमें सजा होगी अलग से। तो ये भी समझ लेना। अब एक और जुड़ा हुआ सवाल बार बार सामने आता है, जहां पे आरोपी ये पूछता है चेक बाउंस का कि मान लो मुझे तीनों केसों में सजा हो गई, तो वो सजाएं एक के बाद एक चलेगी कि पहली सजा खत्म होगी फिर दूसरी सजा चलेगी फिर तीसरी सजा चलेगी, या वो तीनों एक साथ चलेंगी कि भाई 2 साल मैं जेल में रह रहा हूं तो तीनों सजाएं एक साथ चल रही है और मैं 2 साल बाद बाहर आ जाऊंगा, या मुझे 2 साल 2 साल 2 साल 6 साल जेल में रहना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें भी लॉ स्पष्ट है। सेक्शन 427 है सीआरपीसी की और 467 है बीएनएसएस की। इसमें साफ साफ कहा गया है कि सजाएं एक के बाद एक चलेगी, या पहली सजा खत्म होगी फिर दूसरी फिर तीसरी, वो एक साथ नहीं चलेंगी। तो आप अगर 3 कोर्ट ने आपको सजा सुनाई है तो तीनों कोर्ट की अलग अलग सजा एक के बाद एक आपको भुगतनी पड़ेगी, तो कंकरेंटली नहीं चलेगी, कंसेक्यूटिवली चलेगी। अब हालांकि ये तो सेक्शन 427 सीआरपीसी की और 467 बीएनएसएस की ये कहती है कि भाई सजाएं एक के बाद चलेंगी, लेकिन ये धाराएं ये भी कहती हैं कि अगर दूसरी कोर्ट चाहे, जो सब्सिक्वेंट कोर्ट है जो बाद में अपना फैसला सुना रही है, उसको ये अधिकार है कि वो चाहे तो आदेश में ऐसा लिख सकती है कि भाई ये सजाएं एक साथ चलेंगी। यानी कोर्ट जो बाद में सजा सुना रही है, पहले एक मामले में आपको सजा हो चुकी है, अब दूसरे मामले का फैसला आया, दूसरे मामले में सजा पे बहस के दौरान कोर्ट को मालूम है कि आप पहले ही जेल में हैं और सजा काट रहे हैं, तो कोर्ट को डिस्क्रिशन है कि केस के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वो ये आदेश कर सकती है कि ये जो सजा है अब मैं जो सुना रहा हूं ये कंकरेंटली चलेगी या कंसेक्यूटिवली चलेगी, एक साथ ही चलेगी या इसके खत्म होने के बाद फिर चलेगी। ये कोर्ट को पावर है। अब सवाल ये उठता है कि कोर्ट को अगर ये पावर है तो क्या कोर्ट इस पावर का इस्तेमाल करेगी या नहीं करेगी आपके हक में, और अगर वो कोर्ट इस पावर का इस्तेमाल आपके हक में नहीं करती, डिस्क्रिशन आपके पक्ष में यूज नहीं करती, तो आपके पास क्या उपाय है। तो पहली बात ये कि जज साहब या कोर्ट ये देखती है कि भाई आप जो मुकदमे आपके ऊपर चल रहे हैं क्या वो अलग अलग तरह के हैं या एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट है। अगर 3 केस हैं, तीनों ही चेक बाउंस के केस हैं, तीनों एक ही पीरियड के बीच के हैं, तीनों में तथ्य भी कुछ मिलते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये सब एक ही ट्रांजैक्शन के पार्ट है, हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है वो आप,
यानी आपका कोई पुरानी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, ऐसा नहीं है कि भैया आप रेप, मर्डर, मारपीट में 5 और FIR आपके मुकदमे आपके ऊपर चल रहे हैं, तो कोर्ट इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक साथ सजा को चलाने का भी आदेश दे सकती है। और अगर वो कोर्ट ऐसा नहीं करे तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट में आप ये प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई मेरा कोई पुराना आपराधिक क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ये जो ट्रांजैक्शन मेरे ऊपर 3-4 अलग अलग केस हो गए, ये सब एक ही तरह के चेक बाउंस के केस हैं, एक ही पीरियड से रिलेटेड हैं, एक ही जैसा इनमें मामला है। और अगर मेरे ऊपर 10 केस हो रखे हैं तो और हर एक ने मुझे 2-2 साल की सजा सुना रखी है, तो मैं 20 साल जेल में रहूं, ये एक जस्टिस नहीं होगा, न्याय नहीं होगा। क्योंकि मैंने अपराध किया है, मैं मान रहा हूं, लेकिन इतना बड़ा अपराध नहीं हो गया कि मैं 20 साल अपनी जिंदगी के अगर 10 केस मेरे ऊपर चल रहे हैं तो मैं जेल में बिताऊं। तो ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, ट्रांजैक्शन को ध्यान में रखते हुए, मेरा बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए, नेचर ऑफ ऑफेंस को ध्यान में रखते हुए, चेक बाउंस का मामला जो कि पूरी तरह से क्रिमिनल श्रेणी में नहीं आता, कॉजी क्रिमिनल यानी थोड़ा आधा अधूरा क्रिमिनल, एक किस्म से सिविल रिकवरी जैसा ही इसका मामला होता है, उस श्रेणी में आता है। तो इसके लिए इतने साल की सजा एक के बाद एक सजा देना न्याय संगत नहीं है और इससे प्रार्थना की जाती है कि इनको कंकरेंट किया जाए। तो हो सकता है जो 20 साल की सजा 10 मामलों में अलग अलग आपको हो रखी हो 2-2 साल की, वो ऑनरेबल कोर्ट, हाई कोर्ट घटा के उसको 6 साल कर दे, 8 साल कर दे, कुछ मामलों में कंकरेंट कर दे एक साथ, और कुछ मामलों में कहे भाई ये मामले तो एक जैसे हैं, चलो इनको तो एक साथ चला लेते हैं सजा को, परंतु ये जो बाकी मामले इनको एक के बाद एक चला लेते हैं। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और ना ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और ना ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद।